भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की 6 फरवरी को पुण्यतिथि है। 6 फरवरी 2022 में उनका निधन हो गया था। उन्हें कोरोना संक्रमण के बाद 1 महीने तक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रखा गया था, जहां 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। प्रस्तुत है उनके जीवन के कुछ अनमोल पलों की यादें दिलाती श्रद्धांजलि। स्वर साम्राज्य, बुलबुले हिंद और स्वर कोकिला जैसे सारे विशेषण जो लता मंगेशकर के लिए घड़े गए थे, वो हमेशा ही नाकाफ़ी लगते हैं। महाराष्ट्र में एक थिएटर कंपनी चलाने वाले अपने ज़माने के मशहूर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर शायद ही कोई बड़ी तारिका रही हो जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ उधार न दी हो। 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में लता ने 30,000 से अधिक गाने गाए। 1991 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में माना था कि वे दुनिया भर में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई गायिका हैं। भजन, गज़ल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत हो या फिर आम फिल्मी गाने, लता ने सबको एक जैसी महारत के साथ गाया। लता मंगेशकर की गायिका के दीवानों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और आधी सदी के अपने करियर में उनका कोई सानी कभी नहीं रहा। जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने शीर्ष पर था तब 1942 में सिर्फ 13 वर्ष की लता को छोड़कर उनके पिता दुनिया से विदा हो गए। उनके कंधों पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उस्ताद अमान अली खान और अमानत खान से संगीत की शिक्षा लेने वाली लता को रोजी रोटी चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 1942 में ही एक मराठी फिल्म किती हासिल में गाना गाकर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। इसके 5 साल बाद भारत आज़ाद हुआ और लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में गायन की शुरुआत की। आपकी सेवा में पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने अपने गायन से सजाया, लेकिन उनके गाने की कोई खास चर्चा नहीं हुई। लता का सितारा पहली बार 1949 में चमका और ऐसा चमका कि कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी वर्ष 4 फिल्में रिलीज हुई, बरसात, दुलारी, महल और अंदाज। महल में उनका गाया गाना आएगा आने वाला आएगा के फौरन बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मान लिया कि यह आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। यह वह जमाना था जब हिंदी फिल्म संगीत पर शमशाद बेगम, नूरजहां और जोहराबाई, अंबाले वाली जैसी वजनदार आवाज़ वाली गायिकाओं का राज चलता था। लता मंगेशकर को शुरू के वर्षों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कई फिल्म प्रोड्यूसरों और संगीत निर्देशकों ने यह कहकर उन्हें गाने का मौका देने से इनकार कर दिया कि उनकी आवाज़ बहुत महीन है। O.P. नैयर को छोड़कर लता मंगेशकर ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। मदन मोहन की गज़लें और सी रामचंद्र के भजन लोगों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ चुके हैं। 50 के दशक में नूरजहां के पाकिस्तान चले जाने के बाद लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्म पार्श्व गायन में एकमात्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। कोई ऐसी गायिका कभी नहीं आई जिसने उनके लिए कोई ठोस चुनौती पेश की हो। बेमिसाल और सर्वदा शीर्ष पर रहने के बावजूद लता ने बेहतरीन गायन के लिए रियाज के नियम का हमेशा पालन किया। उनके साथ काम करने वाले हर संगीतकार ने यही कहा कि वे गाने में 4 चांद लगाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करती रहीं। लता को सबसे बड़ा अवार्ड तो यही मिला है कि अपने करोड़ों प्रशंसकों के बीच उनका दर्जा एक पूजनीय हस्ती का है। वैसे फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड और देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न लता मंगेशकर को मिल चुका है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे कॉफ़ी पी रही थी। तभी निर्देशक महबूब खान ने लता जी से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता जी को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये हमारी लता है, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और उन्होंने लता को गले लगा लिया। फौरन ही गाने के इस मास्टर टेप को विविध भारती के स्टेशन पहुंचाया गया और रिकॉर्ड समय में HMV उसका रिकॉर्ड बनवा बाजार में ले आई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रेंज बन गया। 1964 में जब नेहरू मुंबई आई तो लता ने उनके सामने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आरजू फिल्म का गाना
अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा गाया था। तब नेहरू ने उनके पास एक चिट भिजवाकर एक बार फिर से ए मेरे वतन के लोगों सुनने की फरमाइश की थी और लता ने उसको पूरा किया था। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के नाम रहे। हालांकि लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे। राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद लता के बारे में मदन मोहन ने 16 आने सच बात कही जब उन्होंने लिखा 1956 में मेट्रो मर्फी की तरफ से हम संगीतकारों को टैलेंट पहचानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया। हम लोग कोई एक भी ऐसा ढूंढ नहीं पाए जो प्रतिभा के मामले में लता मंगेशकर के आसपास फटक सके। यह हमारा सौभाग्य था कि लता हमारे ज़माने में अवतरित हुई। असल में जब 1948 में महल फिल्म रिलीज हुई तो गीता रॉय को छोड़कर एक एक कर लता मंगेशकर के सभी प्रतिद्वंदी शमशाद बेगम, जौहराबाई, अम्बालावाली, पारुल घोष और अमीरबाई कर्नाटकी उनके रास्ते से हटती चली गई। जब 1950 में उन्होंने आएगा आने वाला आएगा गाना गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत बजाने पर मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। भारतवासियों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज़ सुनी। गोवा उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय सेनाओं ने उसे 1961 में जाकर आज़ाद करवाया। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने एक दिलचस्प किस्सा बताया था। एक बार मैं बड़े गुलाम अली खां से मिलने अमृतसर गया। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि ट्रांजिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनाई पड़ा। खां साहब बात करते करते एकदम से चुप हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी भी बेसुरी होती ही नहीं। इस टिप्पणी में पिता का प्यार भी था और एक कलाकार का रश्क भी। लता की गाने की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुनी कबीर की किताब लता इन हर ओन वॉइस में खुद लता ने बताया था, मैं अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गाते देखती थी लेकिन उनके सामने मेरी गाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार वो अपने शागिर्द को राग पुरिया धनाश्री सिखा रहे थे। किसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। मैं बाहर खेल रही थी। मैंने बाबा के शिष्य को गाना गाते हुए सुना। मुझे लगा कि लड़का ढंग से नहीं गा रहा है। मैं उसके पास गई और उसके सामने गाकर बताया कि इसे इस तरह गाया जाता है। वे बताती हैं कि जब मेरे पिता वापस आए तो उन्होंने दरवाजे की ओर से मुझे गाते हुए सुना। उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा, हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे घर में भी एक अच्छी गायिका है। अगले दिन सुबह 6 बजे बाबा ने मुझे जगाकर कहा था, तानपुरा उठाओ, आज से तुम गाना सीखोगी। उन्होंने पूरिया धनाश्री राग से ही शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। यूँ तो लता मंगेशकर ने कई संगीतकारों के साथ काम किया है लेकिन गुलाम हैदर के लिए उनके मन में खास जगह थी। उन्होंने उन्हें एक सीख दी थी कि बीट पर आने वाले बोलों पर थोड़ा सा ज़्यादा वजन देना चाहिए, इससे गाना उठता है। अनिल विश्वास से लता ने सांस पर नियंत्रण का गुर सीखा। हरीश भीमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है में लिखते हैं, अनिल दा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि गीत गाते समय सांस कहाँ पर तोड़नी चाहिए कि सुनने वाले को वो खटके नहीं। अनिल विश्वास ने लता को सिखाया कि 2 शब्दों के बीच सांस लेते समय हौले से चेहरा माइक्रोफोन से दूर ले जाओ, सांस लो और तुरंत यथास्थान लौटकर गाना जारी रखो। माइक से आंख मिचौली की इस प्रक्रिया में आखिरी शब्द का अंतिम अक्षर और नए शब्द का पहला अक्षर दोनों जरा जोर से गाने चाहिए। लता के सुरीलेपन के अलावा उर्दू भाषा के उनके बेहतरीन तलफ़ुज़ ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका श्रेय कायदे से दिलीप कुमार को दिया जाना चाहिए। हरीश भीमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है में लिखते हैं, एक दिन अनिल विश्वास और लता मुंबई की लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार चढ़े। जब अनिल विश्वास ने नई गायिका का दिलीप कुमार से परिचय कराया तो वो बोले, मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है, वो उर्दू का बघार क्या जाने। इस बात को लता ने एक चुनौती की तरह लिया। इसके बाद उनके लिए एक मौलवी उस्ताद की व्यवस्था की जिनका नाम महबूब था। लता ने उनसे उर्दू की बारीकियां सीखी। इसके कुछ समय बाद फिल्म लाहौर की शूटिंग चल रही थी जहां जद्दन बाई और उनकी बेटी नरगिस भी मौजूद थी। लता ने स्टूडियो में दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं गीत की रिकॉर्डिंग शुरू की।
रिकॉर्डिंग के बाद जद्दन बाई ने लता को बुलाकर कहा, माशाअल्लाह, क्या बगैर कहा है, ऐसा तलफ़ुज़ हर किसी का नहीं होता बेटा। लता की आवाज़ की एक और ख़ासियत थी उसका लगातार युवा होते जाना। 1961 में आई जंगली फिल्म में जब सायरा बानो के लिए उन्होंने कश्मीर की कली हूँ गाया था, जब उनका स्वर जितना मादक और कमसीन लगा था वो उतना ही उसकी 12 बरस बाद फिल्म अनामिका में भी लगा, जब उन्होंने जया भादुड़ी के लिए बाहों में चले आओ गाना गाया था। उनके बारे में एक कहानी मशहूर है कि 1958 में महबूब खां अमेरिका में ऑस्कर समारोह भाग लेने लॉस एंजल्स गए हुए थे। समारोह के 2 दिन बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। राजू भारतन लता मंगेशकर की जीवनी में लिखते हैं, लता ने उन्हें बम्बई से फ़ोन किया। कुशल क्षेम के बाद महबूब साहब ने कहा कि आपका एक गीत सुनने का बहुत मन कर रहा है, पर इस मुल्क में उसका रिकॉर्ड कहाँ से लाऊं। लता ने उनसे पूछा कि वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं और फिर महबूब साहब की फरमाइश पर टेलीफोन पर ही रसिक बलमा गुनगुना दिया। 1 हफ्ते बाद लता ने फिर एक बार वो गाना महबूब को सुनाया। महबूब साहब के ठीक होने में इस गाने का कितना योगदान था ये तो ईश्वर ही बता सकता है, लेकिन तब से लता के लिए गीत स्पेशल हो गया। पहले भारत में रही और बाद में पाकिस्तान चली गई। नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच करीबी दोस्ती थी। एक बार जब लता 1952 में अमृतसर गई तो उनकी इच्छा हुई कि वो नूरजहां से मिले, जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थी। फ़ौरन उनको फ़ोन लगाया और दोनों ने घंटों फ़ोन पर बातें की और फिर तय हुआ कि दोनों भारत पाकिस्तान सीमा पर एक दूसरे से मिलेंगी। मशहूर संगीतकार सी रामचंद्रन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने अपने संपर्कों से ये बैठक अरेंज कराई। ये मुलाकात वाघा सीमा के पास उस जगह हुई जिसे सेना की भाषा में नो मैंस लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा वो दौड़ती हुई आई और किसी बिछड़े हुए दोस्त की तरह उन्हें ज़ोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। हम लोग भी ये नज़ारा देख रहे थे, अपने आंसू नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिक भी रोने लगे। नूरजहां लता के लिए लाहौर से बिरयानी और मिठाई लाई थी। नूरजहां के पति भी उनके साथ थे। लता के साथ उनकी दोनों बहनें मीना और उषा, उनकी एक दोस्त मंगला भी थी। ये घटना बताती है कि संगीत के लिए कोई भी चीज़ बाधा नहीं होती। यूँ तो लता ने कई गायकों के साथ गाया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। रफ़ी के बारे में बात करते हुए लता ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। एक बार मैं और रफ़ी साहब स्टेज पर गा रहे थे। गाने की लाइन थी, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो तुम सब की तरफ, लोग ऐसी ही अदाओं पर फिदा होते हैं। रफ़ी साहब ने इस लाइन को पढ़ा, लोग ऐसी ही फिदाओं पे अदा हैं। ये सुनना था कि लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। रफ़ी साहब भी हंसने लगे और फिर मेरी भी हंसी छूट गई। नतीजा यह रहा कि हम लोग गाने को पूरा ही नहीं कर पाए और आयोजकों को पर्दा खींचकर उसे ख़त्म करवाना पड़ा। 60 के दशक में उनके गानों की रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब से मतभेद हो गए। उस लड़ाई में मुकेश, तलत महमूद, किशोर कुमार और मन्ना डे लता के साथ थे, जबकि आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी का साथ दे रही थी। 4 सालों तक दोनों ने एक दूसरे का बहिष्कार किया और फिर सचिन देव बर्मन ने दोनों की सुलह कराई। सचिन देव बर्मन भी लता को बहुत पसंद करते थे। जब वो उनके गाने से खुश होते थे तो उनकी पीठ थपथपाते और उन्हें पान पेश करते। सचिन दा पान के बहुत शौकीन थे और उनके पास एक पानदान चला करता था, लेकिन वो किसी को भी अपना पान नहीं देते थे। अगर वो किसी को पान दे दें तो समझिए कि वो आपसे बहुत खुश हैं। लेकिन एक बार सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर के बीच भी लड़ाई हो गई। हुआ ये कि मिस इंडिया फिल्म में लता ने एक गाना गाया। बर्मन ने कहा कि वो चाहते हैं कि लता इसे सॉफ्ट मूड में गाए। लता ने कहा, मैं गा दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। कुछ दिनों बाद बर्मन ने किसी को लता के पास रिकॉर्डिंग की तारीख तय करने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने सचिन देव बर्मन से यह कहने के बजाय कि लता व्यस्त है, यह कह दिया कि लता ने यह गाना गाने से इनकार कर दिया। दादा नाराज़ हो गए और बोले कि वो लता के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। लता ने भी उन्हें फ़ोन कर कहा, आपको यह ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके साथ काम नहीं करूँगी। कई सालों बाद दोनों के बीच गलतफहमी दूर हुई और फिर लता ने बंदनी फिल्म में उनके लिए मोरा गोरा अंग ले ले ये गाना गाया। लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। उन्होंने पहली बार 1946 में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच देखा था।
उन्होंने एक बार इंग्लैंड में ओवल मैदान पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच भी एक टेस्ट मैच देखा था। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें अपना हस्ताक्षर किया हुआ चित्र भी भेंट किया था। लता मंगेशकर के पास कारों का अच्छा कलेक्शन था। उन्होंने अपनी पहली कार स्लेटी रंग की हिलमैन खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने उस ज़माने में 8,000 रुपये खर्च किए थे। उस ज़माने में उनको हर गाने के लिए 200 से 500 रुपये मिलते थे। 1964 में संगम फिल्म से उनको हर गाने के लिए 2,000 रुपये मिलने लगे थे। फिर उन्होंने हिलमैन बेचकर नीले रंग की सेवेरले कार खरीदी थी। जब लता ने यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा के लिए गाने गाए तो उन्होंने चोपड़ा द्वारा दिए गए पारिश्रमिक को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वो उनकी भाई की तरह है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो यश चोपड़ा ने उन्हें उपहार के तौर पर एक मर्सिडीज कार भिजवा दी थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लता इसी कार को काम में लेती रही। लता मंगेशकर को हीरे और पन्नों का बहुत शौक था। अपनी कमाई से उन्होंने 1948 में 700 रुपये में अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वो उसे अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना करती थी। उन्हें सोने से कभी प्यार नहीं रहा। हाँ, वो सोने की पायल जरूर पहना करती थी। इसकी सलाह उन्हें मशहूर गीतकार नरेंद्र शर्मा ने दी थी। लता को जासूसी उपन्यास पढ़ने का भी बहुत शौक था। उनके पास शर्लॉक होम्स की सभी किताबों का संग्रह था। लता मंगेशकर को मिठाइयों में सबसे ज़्यादा जलेबी पसंद थी। एक ज़माने में उन्हें इंदौर का गुलाब जामुन और दही बड़ा भी बहुत पसंद था। गोवन फिश करी और समुद्री झींगे की भी वो बहुत शौकीन थी। वो सूजी का हलवा भी बहुत उम्दा बनाती थी। उनके हाथ का मटन पसंद था। जिसने भी खाया था वो उसे कभी नहीं भूल पाया। वो समोसे की भी शौकीन थी, लेकिन आलू के नहीं बल्कि कीमे के। कम ही लोग सोच सकते हैं कि लता मंगेशकर को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। उन्हें नींबू का अचार और ज्वार की रोटी भी बहुत पसंद थी। आज भारत में लता मंगेशकर को पूजने की हद तक प्यार किया जाता है। बहुत से लोग उनकी आवाज़ को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। लता को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने। लता मंगेशकर शीर्षक से लिखी नज़्म में उन्होंने लिखा था, जहाँ रंग न खुशबू है कोई, तेरे होठों से महक जाते हैं अफकार मेरे, मेरे लफ्ज़ों को जो छू लेती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़कर उड़ जाते हैं अंश आर मेरे।